वेद आरोही से लड़ झगड़ कर चला जाता है। आरोही पहले तो चमकती है मगर अगले ही पल मुस्कुरा देती है। बड़ा अनोखा बंधन है ये तुम्हारा मेरा वेद। एकदम पति पत्नी की तरह झगड़ा होता है और कोई एक दूसरे को सॉरी भी नहीं कहता है। ये वाली नोकझोंक मैं अयान के साथ चाहती थी, लेकिन उसे तो मेरा इस्तेमाल अलग तरह से करना था। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और आरोही दरवाजा खोलती है तो सामने एक जवान सुंदर लड़की खड़ी देखती है। यस, हु तमे शू छे? क्या तमे शू करो छो इधर? मैडम, आप जो भी बोल रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप शायद गलत पते पर आ गई हैं। ये तो वेद सिंघानिया का घर है। अनी वेद सिंघानिया? ए बापू, वो तो एकदम निखट आदमी छे। अमी तम कौन छे बेन? आरोही को सुहाना की कोई बोली पल्ले नहीं पड़ रही थी। अरे आप हैं कौन? क्यों सुबह सुबह बेचे हे करके मेरा दिमाग खा रही हैं? कौन हो बेन तुम? अगो मैं बताई ना, अमी सू छे। सू यानी सुहाना। तमें गुजराती नहीं आती? मने गुजराती नहीं आती, पर तमें तो हिंदी आती है ना बेन, तो बोलो ना हिंदी। आरोही इरिटेट होकर सिर पकड़ लेती है। तभी वो लड़की आरोही को साइड करके सीधे घर में घुस जाती है। अरे ये क्या जबरदस्ती है आपकी? आखिर है कौन आप? अरे मैं सुहाना, वेद की एकदम खास बोले तो बहुत खास। मैं उसकी जोरू हूँ। आनी तुम जोरू का मतलब पूछोगी तो मैं वाइफ बताऊंगी। हाँ जैसे ही आरोही सुहाना के मुंह से ये लाइन सुनती है, अचानक से ऐसे लगता है जैसे उसके सीने पर अनगिनत तीर चल गए हों। वो घबराकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। वेद कब आया? अरे वो तो बोला था वो शहर लौटकर बताएगा, फिर बताया भी नहीं। और तुम भी आ रही हो ये भी नहीं बताया। वैसे घर एकदम चकाचक साफ किया तुमने। हानि कहना पड़ेगा, वो क्या है ना, मैं और वेद तो एक जैसे ही हैं। बस उसको सारा दिन प्यार करना चाहिए और मुझे सारा दिन उसे प्यार देना। पूरा दिन बिस्तर पर सोते सोते बीत जाता था। अब बेन, तुम तो उसकी खास बेन हो, तुमसे क्या छुपाना। What rubbish you are talking, मिसेस सिंघानिया। मैं वेद की कोई बेन वेन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती हूँ। I hate him. I do really hate him. हाँ, और सुनो, मुझे तुम्हारी ये रोमांस की दास्तां भी नहीं सुननी। सुहाना एकटक उसे देखती जा रही थी। जैसे ही आरोही चुप होती है, सुहाना जोर से हंस पड़ती है। अरे तुम बेन नहीं छे? तब तो पक्का लव का मामला होगा। नहीं, वेद तुमको तुम्हारे प्रेमी से मिलाने के वास्ते इधर छुपा दिया होगा। हाँ समझी गई। पर तुम्हारा कोई नाम वाम तो होगा ना, लवर बेन? आरोही सुहाना की ओर देखकर मुंह बनाती है। आरोही? हाँ, तो आरोही बेन, वो क्या है ना कि ये हमारा मेन वाला घर नहीं है, ये इसी टाइप वाला घर है। यहाँ वेद अक्सर मदद करने के लिए लोगों को रहने को जगह देता है। कभी माधुरी, कभी राधा, कभी पायल। अरे अब देखो आरोही भी आ गई। मेरी सबसे अभी भी बरोबर बातचीत होती है। तुमको भी ऐड कर लेती हूँ। लाओनी तुम्हारा नंबर बोलो। अरे बातों में मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ किसी काम से आई थी। सुहाना फोन टेबल पर रखकर इधर उधर होती है कि तभी आरोही को ध्यान आता है कि उसने न जाने कब से अपने घर पर बात नहीं की है। आरोही नजर बचाकर सुहाना के फोन से अपने डैड के यहाँ फोन लगाती है। ललित के फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। अरे तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, उठाओ ना। नहीं, मुझे पहले दीपाली बिटिया से सारी बात जाननी है, तब तक कोई कॉल नहीं। दीपाली उनके घर के सोफा पर बैठकर 2-4 नकली के आंसू बहाते हुए चाय चुसक रही थी। दीपाली बेटा बोलना, आखिर आरोही के ससुराल में चल क्या रहा है? हमें तो कोई खबर ही नहीं लग रही। खबर नहीं लगे आंटी तो ठीक है, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आरोही की चाल चलन उस घर में जाते ही अजीब हो गए। इतना अच्छा पति जो इतने अच्छे से प्यार करना भी जानता है, आरोही उसे छोड़कर गैर मर्दों पर। ललित जया ये सुनकर हिल जाते हैं। नहीं, हमारी बिटिया ऐसी, वो तो अपनी मर्जी से शादी करके गई थी ना अयान के साथ। हाँ जी अंकल जी, मगर वहाँ जाकर उसका झुकाव अमीर लोगों की ओर होने लगा। आप तो मेरे डैडी जैसे हैं अंकल। बोलते हुए भी मैं शर्मा जाऊंगी कि आरोही ने क्या क्या किया। अयान के खुद के दोस्त तक को नहीं छोड़ा, और जब मैंने समझाना चाहा तो मुझे भी औकात दिखाने की बातें कही। मुझे माफ करना अंकल, मैं अपनी दोस्त को सही राह पर लाने वाली दोस्त नहीं बन सकी, माफ करना। दीपाली के नकली आंसू और नकली कहानी धीरे धीरे जया और ललित पर अपना असर छोड़ने लगी थी। तेरी क्या गलती बेटा, जब अपना हिस्से का खोटा निकले तो बाहर शिकायतें नहीं की जाती। हम तो तेरे आभारी हैं। दीपाली उठकर वहाँ से जाने लगती है। वो अपने मगरमच्छ के आंसू छटक कर मुस्कुराते हुए निकल रही थी कि तभी ललित लगातार बजता हुआ फोन उठा लेता है। पापा। आरोही तू है क्या? आरोही का नाम सुनते ही दीपाली के कान खड़े हो जाते हैं और वो वहीं रुक जाती है। बाबा, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक होने लायक तो तूने हमें नहीं छोड़ा बेटा। तेरे मेरे विचारों की लड़ाई हमेशा रही है, लेकिन इज्जत की लड़ाई में तो तूने अपने बाप को ही मात दे दी। खूब नाम चढ़ाया तूने बेटा, थैंक्स। बस अब और नहीं, आज से तेरे और हमारे रास्ते अलग। तुम्हारा यहाँ फोन मत करना, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे।
ललित ने आरोही की बात सुने बिना ही फोन काट दिया और दीपाली वहाँ से चली गई। जया ललित एक दूसरे के सीने से लगकर खूब रोए। आपने ऐसा क्यों बोला? हमारी इकलौती औलाद है वो। हाँ, इकलौती है, मगर मेरी इज्जत से बढ़कर नहीं है। मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तूने? आरोही अपने आँख के मोती बहा ही रही थी कि तभी उसे पीछे दरवाजे की खटखट सुनाई देती है। आरोही सुहाना का फोन टेबल पर रखती है और पलटकर देखती है कि सुहाना वो बंद दरवाजा खोल रही थी। हे मिसेस सू, अरे क्या नाम है इस बेन का? हे बेन, इस कमरे में जाना मना है, वेद ने मना किया है। वो तमिल लोगों के लिए मना है मोटी बेन, मेरे लिए नहीं। आफ्टर ऑल आई एम हिज जोरू, यू नो वाइफी। सुहाना ये कहकर उस बंद कमरे में घुसकर दरवाजा भीतर से लॉक करती है। वेद शादीशुदा है और फिर भी इतनी अय्याशी, और मेरे साथ जो वो कर रहा है वो ऐसा कैसे कर सकता है? यू नो वॉट आरोही, तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तू यहाँ खड़ी भी क्यों है? सुहाना बाहर आती है और मुस्कुराकर अपना फोन लेकर वहाँ से जाने लगती है। दोबारा आविजू, तुम तमरा ध्यान रखना आरोही बेन, और वेद को मेरा प्यार देना कि मेरा नाइट ड्यूटी होता है ना, दोनों कम ही मिल पाते हैं। चलो टाटा टाटा। आरोही सुहाना की ओर ठीक से देखती भी नहीं है। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस कमरे में ऐसे चली गई जैसे तो शादी जोरू, पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब कि वो अलमारी में भी कपड़े उसी के थे। उसकी उतरन पहन ली मैंने। नहीं नहीं नहीं। आरोही साड़ी उतारकर फेंक देती है और पूरे घर में तोड़फोड़ करने लगती है। उधर सुहाना दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुन रही थी। आउच, पुअर गर्ल, इतना शोर हो रहा है। शायद वो इस शोर के बीच अपने दिल टूटने की आवाज को दबा रही है। वैसे दिल टूटने की आवाज क्यों नहीं आती? सुहाना मुस्कुराकर आगे बढ़ती है कि तभी सड़क पर एक काली कार आकर रुकती है और सुहाना उसमें बैठ जाती है। अनी, तुम्हारी याद कितनी आई मुझे। लव यू माय हबी। और सुहाना कार में बैठे वेद से गले लगती है और उसके गाल नोचती है। काम हो गया। क्या वो अब यहाँ से चली जाएगी? हाँ, 100% चली जाएगी। अरे सूने सूछे सूछे करके उसके दिमाग का जो दही किया है, अब तो चांस ही नहीं बॉस कि वो शादीशुदा आदमी के घर रुके। शाबाश सुहाना। पर एक बात कहूँ, आपकी पसंद कमाल की है जीजू, बहुत सुंदर, प्यारी, सुशील। आप क्यों उसे खुद से दूर करना चाह रहे हैं? बेचारी। वो मेरी कोई पसंद नहीं है सुहाना, ना कभी बन सकती है। बस मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर रहे, दूर चली जाए मुझसे। पर जीजू, आपको लगता है वो आपसे दूर जाकर महफूज रह पाएगी? हाँ, वो तभी महफूज रह सकेगी जब मैं उसके आसपास नहीं होऊंगा। चलो, तुमको घर छोड़ देता हूँ। हाँ, पर आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी। गुजराती एक्सेंट निकाल निकाल कर पता नहीं मैंने ऐसी खिचड़ी बनाई कि अब कुछ ठंडा ही उसे दबाएगा। जी चलिए, खिलाता हूँ आपको आइसक्रीम। वेद के भी रिश्ते रहे हैं। वेद की भी अपनी कोई दुनिया रही है जिस पर उसने काले पर्दे ढक दिए थे। लेकिन क्या आरोही उन पर्दों में झांकने की कोशिश करेगी, या बस अब बहुत हुआ? उधर अयान लल्लन के अड्डे पर पहुंचता है। लल्लन किंग की तरह एक ऊंचे सोफे पर बैठा था। आसपास हसीना ही हसीना मक्खी की तरह लहरा रही थी। देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये शरीफों की जगह थी, लेकिन तब भी बहुत से सफेदपोश शरीफ यहाँ आकर अपना असली रूप जरूर दिखाते थे। आओ राजा, आओ। अरे गर्ल्स, हमारे राजा साहब का वेलकम तो करो। और दो लड़कियां लहराती हुई जाती हैं और अयान को रिझाकर आगे लाती हैं। अयान उनकी जवानी में मदमस्त होकर आगे तो बढ़ रहा था, मगर वो भूल गया था कि लल्लन से उसे कितना बड़ा खतरा है। लड़कियां अयान के ऊपर हमला करती हैं और उसे लल्लन के कदमों में गिरा देती हैं। शाबाश गर्ल्स, देखा वुमेन पावर को। आदमी लोग जो नहीं कर सकते वो ये नाजुक से दिखने वाली लड़कियां कर देती हैं। अयान उसके कदमों को पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। सेठ, माफ कर दो, मैं जल्द से जल्द आपका सारा पैसा चुका दूंगा। लल्लन ये सुनकर अयान को जोर से लात मारता है। पैसा नहीं, मुनाफा भी। और तेरी वजह से जो मेरे परमानेंट कस्टमर टूटे हैं, उनसे होने वाली मोटी कमाई भी तो मैं तुझसे ही वसूलूंगा। क्या समझा? मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? नहीं मालिक, ऐसा मत करो। चल हट, तुझे ये पहले सोचना चाहिए था ना, जब तू और तेरी माँ उछल उछल कर खिड़कियों के टोकन की बढ़ चढ़कर बोलियां लगा रहे थे, तब क्यों नहीं सोचा? अब सुन, गलती नंबर 1, मुझे पहला नुकसान हुआ जब तूने कहा लड़की कुंवारी है और सफेद कपड़ा सफेद ही रह गया। गलती नंबर 2, 7 लगातार रातों का तय हुआ था और तू मुकर गया। मालिक, वो मेरी बीवी कहीं चली गई मालिक। चुप, किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट हूँ मैं। क्या हो? किंग, और तू मुझे चराएगा? अब सुन, 7 दिन का समय है तेरे पास। अगर पैसा नहीं देना तो वादा पूरा कर,
वादा और पैसा नहीं तो फिर अपनी बहन बोल जा। स्ट्रीट में मेरे पीछे खड़ा कर दूंगा और फिर से लगेंगी बोलियां, फिर से खुलेंगी खिड़कियां। अयान ये सुनकर कांप उठता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डरता हुआ वहाँ से निकल जाता है और सामने से एक गाड़ी आ रही थी। अयान उसके आगे आने का फैसला कर ही रहा था कि अचानक दीपाली का फोन बजता है। अयान, वो मिल गई है, उसका पता चल गया है। और एक बार फिर से अयान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। क्या आरोही अयान का शिकार फिर से बन जाएगी? और क्या आरोही वेद के सच झूठ को जान पाएगी? कहानी गंभीर मोड़ लेती जा रही है गाइस। आप सब कब इसे हिट करना शुरू करेंगे? थोड़ा जोर हम लगाते हैं, थोड़ा आप लगाइए। और किसी भी किरदार का फैशन अपने घर लाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर लव ही लव बरसाओ। सो कीप वॉचिंग लव सिटी। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।